छत पर चलने वाली छिपकली को लगता है कि छत मैंने ही संभाल रखी है। कुछ ऐसा ही हाल सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनीज का है। उन्हें लगता है कि सारी दुनिया हम ही चला रहे हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। ट्विटर भी कुछ ऐसी ही खुशफहमी में था। वो भी मनमानी करना चाह रहा था हमारे देश में, पर हमारी सरकार ने उसे आईना दिखाया और उसने 3 दिन में ही यू टर्न मार लिया। हाँ, 2-3 दिन कुछ परेशानी रही। क्या हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है, हमारे लॉज इतने इफेक्टिव नहीं है। फिर कई लिबरल्स तो ट्विटर के फेवर में और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के फेवर में सोशल मीडिया पर एक दूसरे की टांग खींचने लगे, लेकिन गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया और ट्विटर को शांत कर दिया। हमारे देश में इन कंपनीज का लीगल स्टेटस क्या है, इन पर कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, इनकी क्या लाइबिलिटीज है, इन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज का हमारा वीडियो बेस्ड है। तो आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुजियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स बैन करने की लिस्ट दी, पर ट्विटर ने उन्हें बैन नहीं किया। ये वो सारे अकाउंट्स थे जो कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा और देशद्रोह के बाद फेक न्यूज और भड़काऊ हैशटैग चला रहे थे। कुछ तो पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें बैन करने के लिए कहा, लेकिन ट्विटर महाशय बोलते हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसे हम क्यों बैन करें। अब ऐसे में किसी के मन में भी शंका हो सकती है कि क्या ये फॉरेन कंपनीज हमारे लॉ मानने के लिए बाउंड है कि नहीं। सोशल मीडिया कंपनीज का क्लासिफिकेशन कैसे करना चाहिए? क्या ये एक टेक कंपनी है, या एक प्लेटफॉर्म जो रोल प्ले कर रही है, या मीडिया हाउस के पैरेलल है? कहने को तो सारी सोशल मीडिया कंपनी अपने आप को टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बताती है। इनका ना तो कंटेंट क्रिएशन है ना एडिटिंग है, सारा कुछ यूजर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये कंटेंट्स पर वॉच भी रखती है, जरूरत पड़ने पर एडिट या डिलीट भी करती है, अपने एल्गोरिथम के हिसाब से बाइफरकेट भी करती है, और कब किसे ट्रेंड करना है वो भी यही डिसाइड करते हैं। इंडिया में आईटी एक्ट के अनुसार वो अपने आप को इंटरमीडिएरी फॉर्म में रजिस्टर करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो ये सेंडर ऑफ मैसेज हैं, ना मॉडरेट करते हैं, ना इन्हें एड्रेसी का पता होता है। पब्लिश कंटेंट को ना ये मॉड्यूलेट करते हैं और ना ही मॉनिटरिंग करते हैं। ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल ही स्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि आईटी रूल्स 2011 के अनुसार अगर आप इंटरमीडिएरी फॉर्म में रजिस्टर भी करवाते हैं तो आपको ड्यू डिलिजेंस के अनुसार हेट स्पीच, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एंटी रिलीजियस कंटेंट को हटाना ही है। तो ये सब कैसे हटाएंगे जब तक आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे? तो जब आप कंटेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप उसे अपने कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो आप एक पब्लिशिंग हाउस हुए, तो आप पर उन्हीं सब के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। 2005 में हुए बाजी.com केस के बाद ही इंटरमीडिएरी फॉर्म और ड्यू डिलिजेंस इंट्रोड्यूस किया गया। जो लूप होल्स उन्होंने ढूंढ लिए हैं उनमें से मेन है डेली पोस्ट किए जाने वाले कंटेंट का नंबर बहुत ज्यादा है, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज चाहती है कि वो यूजर्स के डाटा को यूज भी करे, कंटेंट भी अपने एल्गोरिथम के हिसाब से उन्हीं व्यूअर्स को दिखाए वो जिनको दिखाना चाहता है, और उसके बाद वो किसी भी कंट्री के लॉस को नहीं माने। तो ऐसा नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया कंपनीज का कहना है कि नॉर्मल प्रोसेस में उनका ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन हाल ही में कई ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए, जिसमें से एलॉन मस्क, कई स्टेट हेड्स का भी अकाउंट था। उसमें एडमिन पैनल एक सामने आया जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स 2011 में कई एम्बिगस टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेट लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं है, तो कंपनीज अपनी लाइबिलिटी से बचती रहती हैं। फिर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स 2011 में ये क्लियरली डिफाइंड है कि उनको अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अदर लॉज इन फोर्स को भी मानना है। एक सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि इन सब बड़ी कंपनीज का सर्वर आउट ऑफ इंडिया है, तो लॉ एनफोर्समेंट के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। कंटेंट ओरिजिनेटर का आईपी एड्रेस पता लगाना मुश्किल हो जाता है, कई बार पता भी लग जाता है, तो अलग टेरिटोरियल बाउंड्रीज होने की वजह से
प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा पाता है। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के प्रोविजन की भी आड़ ली जाती है। इस प्रोविजन में इंटरमीडियरी इलीगल कंटेंट के लिए लीगल लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एज पर लॉ यदि कंपनीज इन इलीगल कंटेंट को कंस्पायर करे, अबेट करे, एड करे या इंड्यूस करे तो लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है। अगर किसी इलीगल कंटेंट को गवर्नमेंट द्वारा रिपोर्ट किया जाता है तो कंपनी को 36 आवर में उस पर एक्शन लेना जरूरी है। इन कंपनीज की मार्केट में मोनोपोली है, इसलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनको ना तो यूजर्स की प्राइवेसी की पड़ी है, ना ही ये लॉ ऑफ लैंड मानने के लिए तैयार हैं। ये कंपनी अपने ही रूल बनाती है और समय समय पर बदलती रहती है। जनवरी 2021 में जब अमेरिका के कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी तो ट्विटर ने तुरंत प्रभाव से ही 70,000 अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे। और जब भारत में लाल किले पर अहिंसा हुई तो उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आ गई। माना कि हमारे देश का साइबर लॉ इतना एलिबरेटिव नहीं है जितना यूरोपियन यूनियन का जीडीपीआर है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि ये कंपनीज अपनी मनमानी करें। इन सब के पीछे पॉलिटिकल विल का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन लॉज भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है और गवर्नमेंट इसका बहुत अच्छे से यूज कर रही है, लेकिन हमारे देश के ही कुछ एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। इन सारी कंपनी की मोनोपोली को तोड़ने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। ट्विटर के अल्टरनेटिव कू ऐप को सरकार बहुत जोर शोर से प्रमोट कर रही है और व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव संदेश को भी सरकार ने लॉन्च किया है। हालांकि वो अभी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही यूज किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द वो ओपन फॉर ऑल हो जाएगा। हमारी जुडिशरी भी अब इन कंपनीज के साथ स्ट्रिक्ट हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप कंपनी को कहा कि आप भले ही $1 ट्रिलियन कंपनी होंगे, लेकिन हमारे एक आम यूजर की प्राइवेसी उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। अब जो सरकार से हमारी अपेक्षा है वो है कि इन टेक कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए लॉज जल्दी से इंट्रोड्यूस करें, जिसमें न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी अलग अलग क्लासिफाई करके डेफिनेट रेगुलेशन हो। पीडीपीआर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल को जल्दी से पास करें। डाटा लोकलाइजेशन का काम जल्दी हो। विदेशी कंपनी को अपना एक सर्वर इंडिया में लगाने के लिए बाउंड किया जाए ताकि हमारे इंडियन यूजर्स का डाटा इंडिया में ही रहे और जरूरत पड़ने पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसे एक्सेस कर सके। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इस संदर्भ में और अधिक जानकारी जाननी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।